नमस्कार दोस्तों, राज की बात में आपका स्वागत है, जहां मैं लेकर आता हूं ऐसी सच्ची और डरावनी कहानियां जो आपकी रूह तक को हिला देंगी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी लुधियाना के रहने वाले संजय की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर हैं। तो चलिए अब यह कहानी संजय के नजरिए से सुनते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी हर अगली कहानी सीधे आप तक पहुंच सके। और अब बिना किसी देरी के चलिए आज की इस खौफनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम संजय है और मैं लुधियाना का रहने वाला हूं। आज जो डरावनी कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, वह मेरे जीवन में घटी एक बहुत ही भयंकर और डरावनी घटना के बारे में है। वह घटना मेरे साथ उस वक्त हुई थी जब मैं लुधियाना के जंगलों से लकड़ी काटकर उनको फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम किया करता था। यानी कि उस वक्त मैंने एक ऐसे ठेकेदार के काम के लिए अपना ट्रक लगा रखा था, जो लुधियाना के जंगलों से लकड़ी काटकर उन लकड़ियों को एक प्लाई की फैक्ट्री में पहुंचाने का काम किया करता था, क्योंकि उस फैक्ट्री में उन कटी हुई लकड़ियों से प्लाई बनाने का काम किया जाता था। यह ट्रक ड्राइविंग वाला काम करने से पहले मैं उन्हीं जंगलों में लकड़ी काटने का काम किया करता था। लेकिन लकड़ी काटते काटते मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लकड़ी काटकर मैं अपने जीवन में कभी भी इतना आगे नहीं बढ़ सकता जितना कि मैं एक ट्रक लाकर उससे कमाई कर सकता हूँ। क्योंकि उस वक्त मैं अच्छी तरह से देखा करता था कि जो ट्रक ड्राइवर होते थे उनकी काफ़ी अच्छी खासी कमाई होती थी। इसी वजह से उस वक्त मेरे पास इतने पैसे थे कि मैं थोड़ा बहुत डाउन पेमेंट देकर किस्तों पर एक ट्रक निकलवा लूं। अब जैसे ही मेरे दिमाग में यह विचार आया तो मैंने तुरंत ही उस साल जो दिवाली आई, उस दिवाली पर एक नया ट्रक निकलवा लिया था। नया ट्रक मैंने इसलिए निकलवाया क्योंकि मुझे ट्रक चलाने सीखने की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी ट्रक ड्राइवर जंगल में कभी ट्रक में लकड़ी भरवाने के लिए आते थे तो उनके ट्रक को थोड़ा बहुत आगे पीछे करते करते ही मैंने ट्रक चलाना सीख लिया था। और कभी कभी जब मेरा काम पूरा हो जाता था तो मैं उन्हीं ट्रक ड्राइवरों के साथ वापस शहर की तरफ लौट आता था। और जब मैं वापस उनके साथ आता था तो अक्सर कई बार मैं खुद ही उनके ट्रक को चला कर लाता था, क्योंकि मुझे शुरू से ही ट्रक चलाने का काफ़ी ज़्यादा शौक था। लेकिन मैंने अपने जीवन में यह कभी भी नहीं सोचा था कि एक दिन मेरा खुद का भी एक ट्रक होगा। लेकिन इसके साथ ही जब मैंने ट्रक ले लिया था, उस वक्त भी मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि मैंने यह जो ट्रक लिया है, इस ट्रक ड्राइविंग वाले काम के दौरान ही मेरे साथ एक दिन ऐसी डरावनी घटना होगी कि उस घटना के होने के बाद मुझे हर वक्त इसी बात का पछतावा होगा कि काश मैंने यह ट्रक न लिया होता। क्योंकि अगर मैं वह ट्रक न लेता तो मेरे साथ वह डरावनी घटना बिल्कुल भी नहीं होती। उस डरावनी घटना की शुरुआत तब हुई थी जब मुझे ट्रक ड्राइविंग का काम करते हुए लगभग 3 से 4 साल का समय हो गया था। अब जिस ठेकेदार के साथ मिलकर मैं शुरू से काम कर रहा था, वह तो व्यापार में घाटा लगने के कारण उस काम धंधे को छोड़कर वापस अपने गांव लौट गया था। लेकिन उसके लौटने के बाद वहां पर एक नया आदमी आया था, जिसने उस पूरे जंगल को ही लीज पर ले लिया था और इंडस्ट्रियल एरिया दिखाकर वह वहां से लकड़ियों की कटाई करवाया करता था। जब मुझे भी इस बात का पता चला कि वहां पर लकड़ियों की कटाई हो रही है, तो मैं भी एक दिन अपना ट्रक लेकर उस ठेकेदार के पास पहुंच जाता हूं और उससे कहता हूं कि आप मुझे भी दिन के 2-4 चक्कर काम के दे दीजिए। हालांकि शुरू में वह पैसे कम लगाता है, लेकिन घर पर खाली बैठने से अच्छा तो मैंने सोचा कि थोड़े बहुत जो पैसे कमा लूँगा वही ठीक रहेगा। इसी वजह से मैं उस आदमी के साथ कम पैसों में भी काम करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। लेकिन उसने मुझसे एक बात साफ कह दी थी कि यह काम ऐसा है कि उसे तुम अकेले नहीं कर पाओगे, तुम्हें साथ में एक खलासी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो माल होता है वह आसपास के इलाके में खाली नहीं होता है, बल्कि मैं उसको लंबे लंबे टूर पर भेजता हूँ। इसी वजह से तुम्हें तुम्हारे साथ एक खलासी रखना ही पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मैं मेरे गांव के एक लड़के से बात करता हूँ, जिसका नाम सीबू था। सीबू भी बिल्कुल मेरी तरह ही घर पर बेरोजगार बैठा हुआ था। इसी वजह से मुझे लगा कि अगर वह मेरे साथ थोड़ा बहुत काम कर लेगा तो उसका भी घर का गुजारा हो जाएगा।
जब मैंने सीबू को बताया कि तुम्हें मेरे साथ ट्रक पर खलासी का काम करना है, तो मेरे मुंह से यह बात सुनते ही वह तुरंत ही यह काम करने के लिए तैयार हो जाता है। और जैसे ही वह इस काम के लिए हाँ करता है तो मैं उस ठेकेदार से कहता हूँ कि मैंने खलासी का इंतज़ाम कर लिया है, अब आप मेरी गाड़ी भरवा दीजिए ताकि मैं आज से ही काम शुरू कर सकूं। अब मुझे इस बात का ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उस जंगल से लकड़ियां भरवा कर ले जाने के बाद पहले चक्कर में ही मेरे साथ वह डरावनी घटना हो जाएगी, क्योंकि उस दिन उस ठेकेदार ने मुझसे कहा था कि तुम्हें इन लकड़ियों को लुधियाना से कानपुर लेकर जाना है, क्योंकि कानपुर में ज़्यादातर लकड़ी का काम होता है। वहाँ पर हाथ से बनाई हुई चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं। वहाँ के जो कारीगर हैं वह लकड़ी की हाथ से बनाने वाली चीज़ों के लिए ऐसी लकड़ी की तलाश में होते हैं जो कि काफ़ी दिनों तक लंबी चलती है, और लुधियाना के जंगलों में जो लकड़ी पाई जाती है वह उनकी डिमांड के हिसाब से ही होती है। इसी वजह से ठेकेदार के द्वारा हमको जो पहला चक्कर था वह लुधियाना से कानपुर का दिया जाता है। अब जब तक गाड़ी में लकड़ियां भर रही थीं तब तक मैंने सीबू को उस जगह का एड्रेस भेज दिया था जहां जंगल के अंदर मेरी गाड़ी में लकड़ियां भर रही थीं, और वह जो लकड़ी कटाई का काम था वह जंगल के बीच से जो हाईवे गुजरता था उससे थोड़ा बगल में ही था। इसी वजह से लगभग 2 से 3 घंटे के अंदर ही सीबू भी वहां पहुंच गया था, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि हमें यहां से सीधे कानपुर के लिए निकलना है। रास्ते में जब वह अपने घर से आ रहा था तो उसने आते वक्त घर से अपने लिए और मेरे लिए खाने का टिफिन भी ले लिया था, क्योंकि उसे पता था कि रास्ता काफ़ी लंबा होने वाला है। ऐसे में अगर एक जगह का भी खाने का खर्चा बचेगा तो वह हम दोनों के लिए ही ठीक रहेगा। सीबू के आने के बाद और मेरी गाड़ी पूरी तरीके से भरने के बाद हम दोनों हमारे ट्रक को लेकर कानपुर के लिए निकल जाते हैं। अब क्योंकि हमें इस बात का अच्छी तरह से पता था कि हमारा यह सफ़र लगभग 2 से 4 दिन का होने वाला है, इसी वजह से हम दोनों ने लुधियाना से निकलने से पहले ही शहर में पहुंचकर ज़रूरत का सारा सामान ले लिया था। साथ ही हम लोगों ने पहले से ही यह तय कर लिया था कि रास्ते में हमें कितनी जगह पर रुकना है और कौन कौन से टाइम पर रुकना है। इसी वजह से लुधियाना से हम लोग सीधे रवाना होकर अब कानपुर के लिए निकल चुके थे। लुधियाना से लेकर कानपुर में प्रवेश करने तक तो हमारे साथ कोई भी डरावनी घटना नहीं होती है, लेकिन शायद उस वक्त हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं था कि अब आगे चलकर हमारे साथ एक ऐसी डरावनी घटना होने वाली है कि उस घटना के होने के बाद सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि सीबू भी हमेशा के लिए किसी भी ट्रक ड्राइवर के साथ खलासी के रूप में काम करने नहीं जाएगा, क्योंकि आज जो डरावनी घटना हम लोगों के साथ होने वाली थी वह इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि उस घटना के बाद से लेकर आज तक अगर हम कभी भी ट्रक ड्राइविंग से संबंधित कोई भी काम करने की सोचते हैं तो हमारी आंखों के सामने उसी डरावनी घटना का वो नज़ारा आने लगता है, और हम लोग इस सोच में पड़ जाते हैं कि अगर गलती से भी फिर से हमारे साथ इस तरह की कोई डरावनी घटना हो गई तो हम लोग इस बार जिंदा बिल्कुल भी नहीं बच पाएंगे। अब जिस दिन हम लोग कानपुर के अंदर घुसे थे उस दिन लगभग शाम के 5 बज चुके थे, यानी कि शाम के 5 बजे हम लोग कानपुर में पहुंच चुके थे। अब जिस जगह पर हम लोगों को हमारे ट्रक से वो लकड़ियां खाली करनी थी वह जगह पूरे कानपुर को पार करके आगे की तरफ थी। इसी वजह से अब हम लोगों को 1 दिन का समय और लगने वाला था, यानी कि हम लोगों को इस बात का अच्छी तरह से पता था कि आज रात को पूरी रात चलने के बाद और कल दिन में दोपहर तक सफ़र करने के बाद ही हम लोग उस जगह तक पहुंच पाएंगे जहां पर हमें यह माल खाली करना है। इसी वजह से शाम ढलते ढलते ही हम दोनों यह तय करते हैं कि थोड़ी देर कहीं पर रुककर हम लोग खाना खा लेते हैं और उसके बाद हम आगे का सफ़र तय करेंगे। इसी वजह से सीबू मुझसे कहता है कि आगे कोई भी अच्छा सा ढाबा देखकर आप उस पर ट्रक रोक लेना, क्योंकि अब पेट में भी काफ़ी भूख लग रही है। ऐसे में ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं किया जा सकता, क्योंकि हम लोगों को खाना खाए हुए भी काफ़ी समय हो गया था। हम लोगों ने उस दिन सुबह के वक्त ही थोड़ा बहुत नाश्ता किया था। इसी वजह से मैं जैसे ही आगे की तरफ कोई ढाबा देखता हूँ तो मैं उस ढाबे पर अपना ट्रक रोक देता हूँ। लेकिन जब हम लोग उस रास्ते पर चल रहे थे
और जिस ढाबे पर हमने ट्रक रोका था, जब वह ढाबा हमें पहली बार दिखाई देता है तो उस ढाबे को देखकर हमें बिल्कुल भी यह नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई ट्रक वाला रुकता होगा, क्योंकि उस वक्त हमें उस ढाबे पर एक भी ट्रक खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होता था। चाहे कहीं पर भी किसी भी ढाबे पर रुक जाओ, हमेशा उस ढाबे पर 2 से 3 ट्रक तो खड़े हुए दिखाई देते ही हैं। लेकिन उस ढाबे पर उस वक्त 2-3 ट्रक तो दूर की बात थी, बल्कि एक ट्रक भी नहीं था। जब मैं उस ढाबे को देखकर हल्का हल्का ब्रेक लगाने लगता हूँ तो मेरे बगल में बैठा मेरा खलासी सीबू मुझसे यह बात कहता भी है कि आपको यह बात कुछ अजीब नहीं लग रही कि इस ढाबे पर एक भी ट्रक नहीं खड़ा है, साथ ही ना ही यहाँ पर बाहर की तरफ कोई इतनी चहल पहल दिख रही है। सीबू के मुंह से यह बात सुनकर मैं उसे कहता हूँ, शायद अभी थोड़ी बहुत ही शाम हुई है। जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा और रात हो जाएगी तो इस रास्ते से गुजरने वाले बहुत से ट्रक ड्राइवर इस ढाबे पर रुक जाएंगे, क्योंकि अभी तो इतना ज्यादा दिन ढला भी नहीं है, तो हो सकता है इसी वजह से यहाँ पर कोई भी खड़ा हुआ ना हो। लगभग हर ट्रक ड्राइवर रात के वक्त ही किसी ढाबे पर रुककर खाना खाता है। अब हम दोनों इसी तरीके से विचार विमर्श करते हुए उस ढाबे पर जाकर अपने ट्रक को रोक देते हैं। जैसे ही मैं उस ढाबे पर अपने ट्रक को ले जाकर रोकता हूं तो ट्रक को रोकने के बाद सीबू फाटक खोलकर नीचे उतरता है और ट्रक को पार्किंग में लगवाने में मेरी मदद करने लगता है। जैसे ही ट्रक ठीक तरीके से पार्किंग में लग जाता है तो उसके बाद मैं ट्रक को बंद करके अंदर ही थोड़ी देर बैठा रहता हूं। मैं बैठा बैठा अंदर से कुछ ज़रूरी सामान इकट्ठा कर रहा था जो नीचे मुझे चाहिए था, लेकिन तब तक सीबू उस ढाबे के बगल में जो पानी की टंकी बनी हुई थी उस टंकी पर जाकर हाथ धोने लगता है। उसको उस टंकी की तरफ जाते हुए तो मैंने देख लिया था, लेकिन टंकी की तरफ जाने के बाद उसके साथ वहां पर जो कुछ भी हुआ उसको मैंने नहीं देखा था। अभी मैं ट्रक से अपना ज़रूरी सामान लेकर नीचे उतरा ही था कि तभी अचानक से सीबू भागते हुए मेरे पास आता है। जैसे ही वह हांफते हुए मेरे पास आता है तो मुझे दिखाई देता है कि उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें आई हुई हैं, साथ ही वह काफी ज्यादा हड़बड़ाया हुआ भी है। उसने हांफते हुए मुझसे कहा, देखो ना संजय भैया, मेरे हाथों पर क्या लग गया है। उसने यह बात बोलकर अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ाया। जैसे ही उसने अपने दोनों हाथों को मेरी तरफ बढ़ाया तो मेरी आंखें उसके दोनों हाथों की तरफ गईं, और जैसे ही मैं उसके हाथों को देखता हूं तो मुझे दिखाई देता है कि उसके हाथों पर बिल्कुल लाल लाल रंग का कुछ लगा हुआ है। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह कोई खून हो, क्योंकि रंग और खून में काफी फर्क होता है, और वह तो दिखने में बिल्कुल खून के जैसा ही दिख रहा था। यह चीज देखकर मैं भी काफी ज्यादा घबरा जाता हूं और उससे पूछता हूं, यह सब कैसे हुआ? तो वह मुझे बताता है, आपको ट्रक ठीक से लगवाने के बाद मैं उस टंकी पर यह सोचकर गया था कि यह कोई पानी की टंकी है, तो वहां जाकर मैं अपने हाथ मुंह धो लेता हूं। पर जैसे ही मैंने उस टंकी के पास जाकर हाथ धोने की कोशिश की तो उस टंकी के अंदर से पानी की जगह यह लाल लाल खून के जैसा कुछ निकला। जैसे ही सीबू ने मुझे यह बात कही तो मुझे उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। मुझे लगा कि वह मेरे साथ मजाक कर रहा है। इसी वजह से मैं उससे कहता हूं, चलो मेरे साथ। उसे यह कहकर मैं उस टंकी की तरफ बढ़ने लगता हूं, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उस टंकी की तरफ जाकर मैं अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं, क्योंकि शायद उस टंकी में ही कोई ऐसा रहस्य छुपा हुआ था जिसकी वजह से जो कोई भी उस टंकी की तरफ जाता था उसके साथ आगे चलकर एक ऐसा डरावना हादसा होता था कि उस हादसे के बाद उसे इस बात का काफी पछतावा होता था कि काश मैं उस दिन वह गलती न करता तो मेरे साथ आज यह घटना न हुई होती। पर उस वक्त मैं तो इन सब चीजों से बिल्कुल अनजान था। इसी वजह से मैं उस टंकी की तरफ चला जा रहा था। जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो मैंने सीबू से कहा, एक बार फिर से टंकी को खोलो। जैसे ही उसने टंकी को खोला तो जो उस टंकी के अंदर से पानी की जगह निकलता है उसे देखकर तो मैं भी काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि अब भी उस टंकी के अंदर से बिल्कुल खून ही बह रहा था। यह चीज देखते ही हम दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं।
उस वक्त हमारे चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा भी छाया हुआ था, क्योंकि उस ढाबे पर पहुंचकर ट्रक को लगाने के चक्कर में हम लोगों को काफी ज्यादा समय लग गया था और उस वक्त तक शाम के 6 बज चुके थे। अब कानपुर में 6 बजाने का मतलब होता है कि बिल्कुल रात की तरह का माहौल हो जाना। इसी वजह से हम दोनों यह सोचते हैं कि इस ढाबे वाले से चलकर पूछते हैं कि आखिर उसने इस टंकी के अंदर ऐसा क्या मिला रखा है जिसकी वजह से पानी की जगह इस टंकी के अंदर से खून के जैसा यह क्या निकल रहा है। यही सोचकर हम दोनों अपने कदमों को काफी तेजी के साथ उस ढाबे की तरफ बढ़ाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने कदमों को उस ढाबे की तरफ बढ़ाते हैं तो उस ढाबे के पास जाते ही हम लोगों को दिखाई देता है कि वह ढाबा कुछ इस तरह से दिख रहा है जैसे पिछले काफी लंबे समय से वह बंद पड़ा हो, क्योंकि वहां पर हर जगह पर हर चीज पर काफी मोटी मोटी धूल की परत जमी हुई थी और मकड़ियों ने वहां पर हर जगह जाले डाल रखे थे। अब यह चीज देखते ही हम लोगों को समझ में आ जाता है कि आज हम किसी गलत जगह पर रुक गए हैं, क्योंकि यह ढाबा तो काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से हम दोनों वहां से यह सोचकर निकल जाते हैं कि अब जितना जल्दी हो सके अपने ट्रक को स्टार्ट करके यहां से रवाना हो जाना है, क्योंकि एक तो उस टंकी में से वो खून की तरह का कुछ निकलना और ऊपर से उस ढाबे का भी पिछले काफी लंबे समय से बंद पड़े रहना हम लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि शायद हम किसी मुसीबत में न फंस जाएं। लेकिन उस वक्त हम लोगों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत तो कहीं दूर से हम लोगों के ऊपर काफी अच्छी तरीके से नजर बनाए हुए थी और आने वाले समय में हमारा और मुसीबत का काफी अच्छी तरीके से आमना सामना होने वाला था। अभी हम दोनों वहां से चलते हुए अपने ट्रक की तरफ आ ही रहे थे कि तभी अचानक से ही हम लोगों को उस ढाबे की तरफ से एक आवाज आती है। जैसे ही वह आवाज आती है तो हम दोनों इस सोच में पड़ जाते हैं कि अभी तो वह ढाबा हमें पूरी तरीके से काफी लंबे समय से बंद पड़ा हुआ दिखाई दे रहा था, तो फिर अब पीछे से आवाज कौन लगा रहा है। लेकिन उस आवाज को सुनते ही हम लोग पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं और जैसे ही हम लोग पीछे की तरफ पलट कर देखते हैं तो हमें दिखाई देता है कि उस ढाबे के पीछे से एक नौजवान लड़का सा निकलता हुआ आ रहा है, जो दिखने में लगभग 20 साल की उम्र का लग रहा था। उसने एक फटी हुई सी पेंट और काफी गंदी सी शर्ट पहन रखी थी। हम लोग जब तक उसकी तरफ खड़े खड़े ताक रहे थे तब तक वह काफी तेज कदमों के साथ चलते हुए हमारी तरफ आ रहा था और हमारे पास आकर वह हम लोगों से दूर से ही हाथ जोड़ते हुए कहता है, साहब आप लोग आगे की तरफ जा रहे हो। उसे देखकर एक पल के लिए तो मेरे दिमाग में यही ख्याल आया था कि यह जरूर कोई न कोई लुटेरा या फिर चोर है जो हम लोगों को यहाँ पर देख इस तरीके से बेचारा बनकर हमसे कोई न कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उससे मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही मेरा जो खलासी सीबू था वह उससे यह बात कह देता है कि हाँ, हम लोग आगे की तरफ ही जा रहे हैं, बताओ तुम यह बात क्यों पूछ रहे हो। अब सीबू के ऐसा कहते ही मैं अपनी एक कोहनी से सीबू के पेट पर मारता हूं और धीरे से उस आदमी से अपनी नजरें छुपाते हुए सीबू की तरफ काफी गुस्से से देखता हूं। मुझको ऐसा करते हुए देखकर सीबू भी समझ जाता है कि मैं यह नहीं चाहता कि हम लोग उस आदमी से किसी भी तरह की बात करें। इसी वजह से सीबू हड़बड़ाकर उसे कहता है, जाओ जाओ यहाँ से निकलो, हम लोग तुम्हारे लिए फ्री नहीं हैं। पर जैसे ही सीबू ने उससे यह बात कही तो वह आदमी हम लोगों से काफी अजीब बात कहता है। वह हम लोगों से कहता है, साहब फ्री तो पता नहीं कब कौन और कहां पर हो जाए, आप लोग इतनी बड़ी बात मत बोलिए कि हम लोग फ्री नहीं हैं। कहने को तो मैं भी आपसे यह कह सकता हूं कि मैं फ्री नहीं हूं, लेकिन इंसान का कोई भी भरोसा नहीं होता है कि कब वह अपनी जिंदगी के जंजाल से फ्री हो जाए। और आप इंसान लोगों को अपने ऊपर इतना घमंड भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान ने भी अपने आप पर घमंड किया है उसका घमंड मैंने बहुत जल्दी ही तोड़ दिया है। अब यह बात कहते हुए उस लड़के के होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, लेकिन वह दिखने में हमें काफी ज्यादा गंदा दिख रहा था। उसके चेहरे पर काफी ज्यादा धूल लगी हुई थी और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि वह पिछले काफी लंबे समय से नहाया भी नहीं है। लेकिन इसके साथ ही
मुझे उसकी यह बात बिल्कुल भी हजम नहीं हुई कि वह ऐसा क्यों बोल रहा था कि आप इंसान लोगों को घमंड नहीं करना चाहिए। क्या वह हमारी तरह इंसान नहीं था जो हम लोगों से यह बात बोल रहा था कि इंसानों को घमंड नहीं करना चाहिए? अगर वह इंसान नहीं था तो फिर कौन था? यह तो आपको कहानी में आगे चलकर ही पता चलेगा। तभी मैं सीबू को चुप रहने का इशारा करता हूं और उस लड़के से खुद बात करने लगता हूं। मैं उससे कहता हूं, तुम्हें क्या काम है? तो वह मुझसे कहता है, मैं पिछले काफी लंबे समय से यहां इसी जगह पर भटक रहा हूं, क्योंकि मैं भी इन भाई साहब की तरह ही एक ट्रक ड्राइवर का खलासी था। लेकिन एक दिन जब हम लोग इस जगह पर रुककर थोड़ा आराम कर रहे थे तो मेरा जो ट्रक ड्राइवर था वह शराब पीता था और शराब के नशे में वह यह चीज भूल गया कि उसके साथ में कोई दूसरा इंसान भी था जो कि उसके साथ खलासी का काम करता था। मुझे भूलकर वह अकेला ही ट्रक लेकर यहाँ से चला गया और तभी से मैं इधर उधर भटक कर आप जैसे लोगों से इस चीज की मदद मांगने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे भी आगे मेरा गांव पड़ता है, उस तरफ अगर कोई जा रहा है तो वहां तक छोड़ दे। मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है और ना ही मैं आप लोगों को कुछ दे सकता हूं, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं किसी को किराया देकर ही यहां से कब का चला गया होता। उसकी यह बात सुनकर मैं उससे पूछता हूं, तुम कितने टाइम से यहां पर इसी तरीके से भटक रहे हो? तो मेरे मुंह से बात सुनते ही वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, वह तो आपको आगे चलकर रास्ते में बातें करते हुए पता चल ही जाएगा कि मैं कितने समय से यहाँ पर भटक रहा हूँ। पर उससे पहले ज़रूरी यह है कि आप लोग मुझे अपने साथ अपने ट्रक में थोड़ी सी जगह दे दें ताकि मैं भी अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। अब जैसे ही उसने यह बोला कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं तो मैं उससे पूछता हूँ, तुम कौन से मकसद की बात कर रहे हो? तो मेरे मुंह से यह सुनते ही वह फिर से हंसते हुए कहता है, अरे साहब, आप समझे नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं भी अपने घर तक जा सकूं, क्योंकि इस वक्त मेरा तो सबसे बड़ा मकसद मेरे घर तक पहुंचना ही है। मुझे पता है कि मेरे घर वाले भी पिछले काफी लंबे समय से मेरा इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा हूं, यानी कि अनपढ़ हूं। इसी वजह से मेरे पास कोई मोबाइल भी नहीं है और ना ही मुझे मेरे घर वालों में से किसी के मोबाइल नंबर याद हैं जिससे कि मैं उनसे बात कर सकूं। अब उसकी बात सुनकर पता नहीं क्यों मेरे साथ वाला जो खलासी सीबू था उसे उस पर इतनी ज्यादा दया क्यों आने लगती है और वह मुझे थोड़ा साइड में ले जाकर कहता है, भाई साहब देख लो, बेचारा इतनी विनती कर रहा है, क्या पता सच में ही वह अपने ट्रक ड्राइवर से बिछड़ गया हो। कल अगर मेरे साथ भी ऐसी कोई घटना हो जाती है तो मैं भी किसी न किसी से बिल्कुल इसी तरीके से हाथ जोड़कर ही विनती करूंगा। सीबू मुझसे कहता है, हम लोगों को इसकी मदद जरूर करनी चाहिए। सीबू की बात सुनकर और उस लड़के की हालत देखकर मुझे भी यह लगता है कि मुझे उसकी मदद कर देनी चाहिए। इसी वजह से मैं उस लड़के के पास जाकर कहता हूँ, देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे गांव तक पहुंचाने की तो जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे गांव के बगल से जहां से भी हम लोग गुजरेंगे वहां तक हम लोग तुम्हें छोड़ देंगे। अब मेरे मुंह से इतनी बात सुनते ही उसके चेहरे पर काफी ज्यादा मुस्कुराहट आ जाती है और वह खुशी के मारे उछलने लगता है और मुझसे कहने लगता है, आपने मेरी जो इतनी मदद की है उसके बदले में आपको आगे चलकर जो मिलने वाला है उसे देखने के बाद आप चौंक जाओगे। उसके मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगा कि आखिर मुझे ऐसा क्या मिलने वाला है जिसकी वजह से मैं चौंक ही जाऊंगा, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद खुशी के मारे यह ज्यादा उतावला हो रहा है, इसी वजह से ऐसी बातें कर रहा है। फिर मैं उससे ज्यादा बातें नहीं करता और सीबू से कह देता हूं, चुपचाप इसको अपने साथ लेकर गाड़ी के अंदर बैठ जाओ। अब उस लड़के से बातें करने के चक्कर में और वहां से निकलते निकलते हम लोगों का 1 घंटा और खराब हो गया था। उस वक्त तक शाम 7 बजे थे कि 7 बज चुके थे। अब मैं ट्रक चला रहा था और मेरे और सीबू के बीच में वह लड़का बैठा हुआ था, लेकिन वह लड़का ट्रक में बैठने के बाद बिल्कुल गुमसुम बैठा हुआ था, यानी कि वह हम लोगों से कोई भी बात नहीं कर रहा था और चुपचाप सामने की तरफ रास्ते पर ही देख रहा था।
उस लड़के की हालत देखकर मेरा भी उससे ज्यादा बात करने का मन नहीं कर रहा था। इसी वजह से ट्रक में बैठने के बाद मैंने उससे कुछ भी बात नहीं की। लेकिन इन सब चीजों के बीच हम लोग यह चीज तो भूल ही चुके थे कि हम लोगों को आगे चलकर कहीं पर खाना भी खाना है, क्योंकि उस लड़के को ट्रक में बिठाकर मैंने और सीबू ने ट्रक में बैठने से पहले साइड में जाकर यह बात कर ली थी कि थोड़ी ही दूर जहां कहीं भी इस लड़के को उतरना होगा, इसको वहां पर उतारने के बाद ही हम दोनों कहीं पर रुककर खाना खाएंगे, क्योंकि उस लड़के की हालत देखकर खाना खाना तो दूर की बात थी, बल्कि उसके सामने तो पानी पीने का भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वह दिखने में इतना ज्यादा गंदा लग रहा था कि उसके अंदर से जब हम लोग ट्रक के अंदर एक साथ बैठे हुए थे तो काफी ज्यादा बदबू भी आ रही थी। लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी उसको यह बात नहीं बोली, क्योंकि उसने पहले ही बता दिया था कि उसे यहाँ पर भटकते हुए काफी ज्यादा समय हो गया है, इसी वजह से उसकी यह हालत हो गई है। अब जब हम लोगों ने उसको अपने साथ ट्रक में बैठाया था तो हमें लगा था कि यही कोई 3 से 4 घंटे के बाद उसका जो भी गांव है वह आ जाएगा। लेकिन उस जगह से चलते हुए हम लोगों को रात के 12 बज चुके थे और 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 5 घंटे का सफर तय करने के दौरान उस लड़के की वजह से मैंने और मोहन ने भी आपस में कोई भी बात नहीं की थी। हम बिल्कुल उसी तरीके से चुपचाप उस सुनसान रास्ते पर सिर्फ चलते जा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग उस रास्ते पर चलते जा रहे थे तो आगे का रास्ता और भी ज्यादा घना और जंगल से घिरा हुआ आता जा रहा था। 12 बजे तक भी जब उस लड़के ने हम लोगों से यह नहीं कहा कि मुझे कहीं पर उतार दो, तो फिर परेशान होकर सीबू उससे यह बात पूछ लेता है, अरे भाई साहब, तुम्हें कहीं उतरना भी है या इसी तरीके से हम लोगों के साथ ही चलना है? लेकिन सीबू के द्वारा यह बात पूछने पर भी वह उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और चुपचाप घूरते हुए सामने रास्ते की तरफ ही देखता रहता है। सीबू जब दोबारा से उससे यह बात पूछता है तो इस बार कुछ जवाब देने के बजाय उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। जब वह 2 बार कहने पर भी सीबू की बात का कोई जवाब नहीं देता तो फिर तीसरी बार में मैं उससे सख्त आवाज में पूछता हूं, अरे ये कोई सरकारी सेवा थोड़ी है जो तुम इस तरीके से हमारे साथ इतने लंबे समय से बैठे हुए हो। अगर तुम्हारा कहीं पर गांव आने वाला है तो उसके बारे में बताओ, वरना यहीं पर उतर जाओ। लेकिन मेरे इतने सख्त रवैये से पूछने के बाद भी वह सिर्फ इतना बोलता है, बस थोड़ी देर की बात और है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी यह बात सुनकर मैं और सीबू एक दूसरे की तरफ अजीब सी नजरों से देखते हैं। हम लोगों को उस वक्त कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यह लड़का आगे चलकर कहाँ उतारने वाला है या फिर क्या करने वाला है। अब उस रास्ते पर हम लोग लगभग 1 घंटा और चल चुके थे। उस वक्त तक मेरा गुस्सा पूरी तरीके से 7वें आसमान पर आ चुका था, क्योंकि रात का 1 बज चुका था और शाम 1 बज चुका था कि 5 बजे से ही हम लोगों को काफी तेज भूख लग रही थी, पर उस लड़के की वजह से हम कहीं पर भी खाना नहीं खा पा रहे थे। और अब तो हम ऐसे रास्ते पर आ चुके थे जहां आसपास में किसी भी ढाबे का मिल पाना भी संभव नहीं था। अभी मैं मुंह से उसके ऊपर काफी तेज आवाज में गुस्सा करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही मेरे गुस्से की पूरी तरीके से हवा निकल जाती है। यानी उस वक्त कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से मेरा गुस्सा एक पल में ही शांत हो जाता है, क्योंकि उस वक्त मेरे कानों में काफी तेज हवा निकलने की आवाज आती है। जैसे ही वह आवाज आती है मुझे मजबूरी में ट्रक को ब्रेक लगाकर रोकना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त मुझे सुनाई देता है कि ट्रक में पीछे की तरफ वाले टायर से काफी तेज आवाज आई है। जैसे ही वो आवाज आती है मैं ट्रक को रोककर ट्रक में बैठे बैठे ही खिड़की से बाहर की तरफ अपना मुंह निकालकर पीछे की तरफ देखता हूं तो पीछे वाले टायर से काफी तेज धुआं निकल रहा था। यह चीज देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि शायद ट्रक का टायर फट गया है या फिर कोई कंकर लग गया है, जिसकी वजह से ट्रक के टायर की हवा निकल गई है। अब जैसे ही यह चीज होती है तो ट्रक के दोनों तरफ की खिड़कियां खोलकर हम दोनों ट्रक से नीचे उतरते हैं, यानी मैं और सीबू ट्रक से नीचे उतरते हैं। ट्रक से नीचे उतरकर उस टायर के पास जाकर देखने पर हमें पता चल जाता है कि ट्रक का टायर बदलना ही पड़ेगा।
इसी वजह से ट्रक के अंदर जो दूसरा टायर पड़ा हुआ था, मोहन और मैं मिलकर उस ट्रक के टायर को नीचे उतारने लगते हैं। अब जिस वक्त हम दोनों यह सब कर रहे थे, उस वक्त वह लड़का ट्रक के केबिन के अंदर ही बैठा हुआ था। लेकिन जैसे ही हम लोग उस फटे हुए टायर को बदलने की कोशिश करने लगे, तो हम लोगों का उस टायर को हाथ लगाना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि वह टायर इतने लंबे सफर में चलने के कारण बुरी तरीके से गर्म हो गया था। अब ऐसे में हम लोगों के पास सिर्फ दो ही रास्ते थे। या तो हम लोग 1-2 घंटे तक वहां पर रुककर उस टायर के ठंडा होने का इंतजार कर सकते थे, या फिर कहीं से पानी का जुगाड़ लगाकर उसके ऊपर पानी डालकर उसे ठंडा कर सकते थे। लेकिन उस वक्त हमारे ट्रक के अंदर इतना पानी भी नहीं था कि उतने से पानी से हम उस टायर को ठंडा कर पाते। इसी वजह से मैं सीबू से कहता हूं, तुम यहीं पर जितना हो सके उतना धीरे धीरे ट्रक के टायर को खोलने की कोशिश करो। तब तक मैं ट्रक के अंदर जो पानी का कैन पड़ा हुआ है, उसे लेकर आसपास कहीं से पानी ढूंढकर लाने की कोशिश करता हूं। ऐसा हम लोगों के साथ पहले भी कई बार हो चुका था। जब कभी भी मेरे साथ कोई खलासी होता था और ऐसे टायर फट जाता था, तो हम लोग कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर उसे ठीक कर लेते थे। उस ट्रक के टायर को खोलने की कोशिश कर रहा था। अभी मैं दूर से यह देख ही रहा था कि तभी मुझे दिखाई देता है कि सड़क के बगल में अंधेरे में से वही लड़का निकल कर आता है जो पिछले इतने लंबे समय से हम लोगों के साथ हमारे ट्रक के केबिन में बैठा हुआ था। अब जैसे ही वह उस अंधेरे में से निकल कर आता है, तो उसे देखकर पहले तो मैं सोचता हूं कि शायद वह उस तरफ टॉयलेट करने के लिए गया होगा। लेकिन वहां से निकल कर आते ही जो वह करने लगता है, उसे देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और मेरा कलेजा डर के मारे फटने लगता है, क्योंकि मुझे दूर से दिखाई देता है कि उस लड़के ने अपने हाथ में एक मोटी सी लोहे की रॉड ले रखी है और वह धीरे धीरे दबे कदमों से होते हुए सीबू के पीछे जा रहा है। उस वक्त सीबू का पूरा ध्यान नीचे बैठकर ट्रक के टायर को खोलने में लगा हुआ था। लेकिन मैं उसे दूर से यह करता हुआ देखकर समझ जाता हूं कि यह सच में कोई लुटेरा है जो सीबू को अकेला देखकर उसके ऊपर हमला करके ट्रक के अंदर से सामान लूटने की कोशिश करने वाला है। लेकिन उस वक्त शायद मैं यह चीज बिल्कुल गलत सोच रहा था। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, यह आपको थोड़ी ही देर में पता चलने वाला है। पर उसे सीबू के ऊपर इस तरीके से दबे कदमों के साथ हाथ में लोहे की रॉड लेकर हमला करते हुए देखकर मैं दूर से ही सीबू को आवाज लगाता हूं, अरे सीबू बचो, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन उस वक्त तक शायद सीबू का ध्यान मेरी तरफ बिल्कुल भी नहीं जाता है और मेरी आंखों के सामने देखते ही देखते वह लड़का सीबू के सिर पर उस रॉड से इतनी जोर से मारता है कि सीबू वहां पर अचानक से ही अपने दोनों हाथों से सिर को पकड़कर नीचे गिर जाता है। ये सब होते देख मैं अपने हाथ में पकड़े हुए उस पानी के कैन को वहीं छोड़ देता हूं और जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से दौड़ते हुए अपने ट्रक की तरफ भागने लगता हूं। अब शायद उस लड़के ने मुझे अपनी तरफ आता हुआ देख लिया था, लेकिन जैसे ही वह मेरी तरफ पलट कर देखता है और थोड़ा करीब जाने के बाद जब मुझे उसका हुलिया ठीक से समझ में आने लगता है, तो उसके हुलिये को देखते ही मेरे दौड़ते हुए कदम अचानक से रुक जाते हैं और मैं भागते भागते उस ट्रक तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता हूं, क्योंकि दूर से देखने पर मुझे दिखाई देता है कि उस लड़के का हुलिया अब पूरी तरह से बदल चुका है। जो अभी कुछ देर पहले ही एक लड़के के वेश में हम लोगों के साथ हमारे ट्रक में बैठा हुआ था, अब वह पूरी तरह से एक औरत के रूप में आ गया है। दिखने में वह अभी भी लड़के जैसा ही लग रहा था, लेकिन अचानक से ही उसके सिर पर लंबे लंबे बाल आ गए थे। साथ ही पीछे से तो वह बिल्कुल लड़के की तरह दिख रहा था, लेकिन आगे से उसका चेहरा और उसके शरीर के हाव भाव पूरी तरह से एक औरत की तरह हो गए थे। उस वक्त उसका चेहरा पूरी तरह से खून से सना हुआ था और उसके मुंह के जबड़े से लंबे लंबे दांत उसके होठों को फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे। साथ ही उसके हाथ पैरों की त्वचा भी पूरी तरह से बदल गई थी। जिन हाथों से उसने उस लोहे की रॉड को पकड़ रखा था, जब मेरी नजर उन हाथों की तरफ जाती है तो मुझे दिखाई देता है कि उसके हाथों पर उसकी उंगलियों के जितने लंबे लंबे गले और सड़े हुए से नाखून हैं।
यह चीज देखते ही मुझे समझ में आ जाता है कि ना तो यह कोई चोर या लुटेरा है और ना ही कोई बेचारा, बल्कि यह तो कोई छलावा है जिसने आज इस सुनसान रास्ते पर हम दोनों को आते हुए देखकर रूप बदलकर हमें अपने छलावे के जाल में फंसा लिया है। उस वक्त सीबू नीचे पड़ा पड़ा अजीब तरीके से तड़प रहा था। उसके सिर से लगातार खून निकल रहा था। वह चीज होते हुए देखकर उस वक्त मुझ में सिर्फ इतनी ही हिम्मत थी कि मैंने एक बार जोर से उससे पूछा, कौन हो तुम और तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया है? मेरे ऐसा पूछते ही उस वक्त उसने इतनी भारी और गुर्राहट भरी आवाज में मुझसे कहा, तुम्हें अब तक भी समझ में नहीं आया कि मैं कौन हूं, पर तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हारा भी मैं बिल्कुल यही हाल करूंगा। मुझसे ये बात कहकर अब वह उस लोहे की रॉड को उस सड़क पर घसीटते हुए अपने कदमों को धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ाने लगता है। जैसे जैसे वह अपने कदमों को मेरी तरफ बढ़ा रहा था, वैसे वैसे ही मैं भी अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की तरफ कर रहा था। उस वक्त तक मैं इतना ज्यादा डर चुका था कि मेरे पूरे बदन से पसीना निकल रहा था और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं ऐसा क्या करूं ताकि मैं खुद को और मोहन को इस छलावे के जाल से बचा सकूं, क्योंकि मुझे खुद से ज्यादा सीबू की चिंता हो रही थी। उस वक्त उसने सीबू के सिर पर इतनी भयंकर तरीके से मारा था कि अगर जल्द ही उसके सिर से निकलते हुए खून को नहीं रोका गया तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अब जैसे जैसे वह छलावा मेरी तरफ आता जा रहा था, वैसे वैसे ही उसका रूप और भी ज्यादा डरावना और विकराल होता जा रहा था। यह चीज होते हुए देखकर मुझे समझ में आ गया था कि आज शायद सीबू और मैं यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचने वाले हैं। तभी मैं मन ही मन भगवान को याद करने लगता हूँ और सोचता हूँ, हे भगवान, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मैं इस शैतानी और भयानक चीज से खुद को बचा सकूँ। मुझे कोई तो रास्ता दिखाओ ताकि मैं अपने आप को बचाने की कोई कोशिश कर सकूँ। अभी मैं मन में यह सोच ही रहा था कि तभी सड़क पर उस छलावे को मेरी तरफ आते हुए देखकर अपने कदमों को पीछे की तरफ करते हुए उल्टे कदमों से चला जा रहा था। उसी तरफ से, यानी कि मेरे पीछे की तरफ से मुझे एक रोशनी के आने का एहसास होता है। मुझे उस वक्त ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे की तरफ से एक रोशनी आ रही है। जैसे ही मुझे यह लगता है, मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ। जैसे ही मैं पीछे की तरफ देखता हूँ, मुझे दिखाई देता है कि दूसरी तरफ से कोई बड़ा सा साधन आ रहा है, जो या तो कोई बस है या फिर हमारी तरह का ही कोई ट्रक। इसीलिए मैं वहां से काफी तेज कदमों के साथ उस आते हुए ट्रक की तरफ दौड़ने लगता हूँ। जैसे ही मैं उस ट्रक की तरफ दौड़ने लगता हूँ, मेरे पीछे पीछे वह छलावा भी दौड़ने लगता है। वह आधा मर्द और आधा औरत के रूप में था। उस वक्त वह मेरे पीछे इतनी तेजी से भाग रहा था कि उसे मेरे पीछे भागते हुए देखकर मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद उस ट्रक तक पहुंचने से पहले ही वह मुझे मार डालेगा। पर मैं दूर से भागते वक्त अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ करके हिलाते हुए जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ, क्योंकि मुझे यह उम्मीद थी कि कोई न कोई ट्रक में ऐसा है जो मुझे इस मुसीबत में देखकर मेरी मदद जरूर करेगा। और इसके साथ ही मैं भगवान से भी मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि भगवान, अब मेरे बचने की यही आखिरी उम्मीद है, तो इसे नाकाम मत होने देना। अब मैं उस ट्रक को बिल्कुल सामने आते हुए देख रहा था, लेकिन उसके सामने से नहीं हटता हूं। इसी कारण मजबूरी में उस ट्रक ड्राइवर को ब्रेक लगाने पड़ते हैं। जैसे ही वह ट्रक ड्राइवर ब्रेक लगाता है, मैं दौड़ते हुए उसके साइड में ड्राइविंग सीट की तरफ उसकी खिड़की के पास जाता हूं और हाथ जोड़ते हुए उससे विनती करने लगता हूं, भाई साहब, किसी भी तरीके से आज मुझे इस मुसीबत से निकाल लो। और मेरे अलावा भी आगे की तरफ एक आदमी घायल पड़ा है जिसे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। उस आदमी से यह सब कहते हुए मैं पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देख रहा था कि वह छलावा मेरे पीछे आ रहा है या नहीं। मैं तो सिर्फ उस आदमी से हाथ जोड़कर विनती करने में लगा हुआ था। तभी वह आदमी मुझसे पूछता है, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? मैं उस आदमी से कहता हूं, यहां पर कोई डरावनी चीज है जिसने हमें अपने जाल में फंसा लिया है। उसने एक आदमी पर हमला कर दिया है और अब वह मुझे भी मारना चाहती है। जैसे ही उस आदमी ने यह बात सुनी, वह अपने ट्रक के अंदर से अपनी तलवार लेकर नीचे उतरा।
जैसे ही वह तलवार लेकर नीचे उतरा, एक पल के लिए मुझे लगा कि कहीं यह उस छलावे का ही कोई दूसरा रूप या उसका कोई साथी तो नहीं है जो इस तलवार से मुझे मारना चाहता है। लेकिन जब मैंने उस आदमी के साथ अपने पीछे की तरफ देखा तो कहीं से भी वह छलावा मेरी तरफ आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर उस आदमी के साथ ट्रक में बैठकर मैं जल्दी से अपने उस ट्रक के पास जाता हूँ, लेकिन उस तरफ जाने के दौरान मुझे इस बात का डर था कि कहीं वह छलावा सीबू को घसीटते हुए कहीं और न ले गया हो। पर खुशकिस्मती से सीबू उस वक्त भी वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। फिर उसके बाद हम लोग अपने ट्रक को वहीं छोड़कर सीबू को अपने साथ उस दूसरे ट्रक में बिठाकर वहां से निकल जाते हैं। इस तरीके से उस दिन उस ट्रक वाले की वजह से हमारी जान उस छलावे से बच पाई। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।